नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। देश में पिछले हफ्ते भर में जिस तरह का कोलाहल मचा हुआ है, जिसमें देश के 2 मतलब सबसे ज़रूरी इंस्टीट्यूशंस आमने-सामने ऐसा लगता है हों। हालाँकि एक इंस्टीट्यूशन जो है वो अपनी कोई प्रतिक्रिया तो दे नहीं रहा है, वो अपना दूसरी तरह से एक्ट करता है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन दूसरी तरफ वाली प्रतिक्रियाएं भरी हुई हैं। सारा मीडिया, सोशल मीडिया और हमारा जो सार्वजनिक विमर्श है, उससे पूरी तरह से भरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई की वजह से ये सारी बातचीत हुई। सुनवाई थी वक्फ के मामले में जो एक्ट बना है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुना और सरकार से उसमें संबंधित जो पिटिशनर्स के सवाल थे, उन सवालों को संविधान की रोशनी में सरकार के सामने प्रस्तुत किया। सरकार की ओर से जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं वो प्रस्तुत थे, अन्य लोग भी थे। उन्होंने उनको जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उनको ऐसा लगा कि जो जवाब वो दे रहे हैं उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं हो रही है, तो उन्होंने अगला दिन मांगा। अगले दिन फिर सुनवाई उसकी हुई और उस समय बिल्कुल ऐसा लगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ बिंदुओं पर आदेश कर सकता है, क्योंकि उसकी पूछताछ में सरकार की ओर से जो उत्तर थे वो किसी ने भी उस पूरे कार्यक्रम को अगर पढ़ा होगा, जो बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स पर जो कानून को कवर करती हैं, उनके डिटेल्स आए हैं, तो वो उसको समझ सकता है कि सरकार कैसे उन मामलों में कमजोर विकेट पर थी। तो ऐसा लगा कि एक आदेश हो जाएगा जिसमें स्टे मिल सकता है, क्योंकि पिटिशनर अभी स्टे के लिए गए हैं और फिर सुनवाई होगी। ये एक प्रोसेस है ये कोर्ट की। तो फिर उसमें जो है सरकारी तरफ से ये कहा गया कि साहब हमें 1 हफ्ते का समय और दीजिए, इसका हम और डिटेल और सूचनाएं हम इस मामले में आपको देना चाहते हैं। कोर्ट्स का ऐसा होता है कि और सरकार जब होती है और केंद्रीय सरकार इस मामले में सामने है, तो वो कोई बहुत जिद्दी नहीं होते और एक तरीके से चलते हैं। तो उन्होंने वो उसको माना और 1 हफ्ते का समय सरकार को दिया। उसके बाद 5 दिन का समय उन्होंने विपक्षियों को दिया है, जो पिटिशनर्स हैं, कि जो सरकार का जवाब आएगा उसका जवाब आप 5 दिन में दे दें और 5 मई को इसकी सुनवाई होगी। इस बीच जो बेंच ये सुन रही थी उसमें चीफ जस्टिस शामिल थे, संजीव खन्ना साहब, और वो 13 मई को रिटायर होने वाले। तो 5 मई को ये थी। लेकिन इसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आई, शुरुआत हुई हमारे उपराष्ट्रपति से और उन्होंने सीधे इसकी बात नहीं की वक्फ मामले की, लेकिन उन्होंने एक दूसरी बात, इसके पहले कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें आप जानते ही हैं कि हमारे राज्यों में जो विपक्ष शासित राज्य हैं, लगभग हर राज्य इस समय अपने अपने गवर्नर के खिलाफ किसी न किसी किस्म की पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। जब केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली में, तब तो ये लगभग रोज का मामला था। उनके हर मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते थे, क्योंकि वो नीचे हल ही नहीं होते थे। तो लगभग सारे विपक्ष की सरकारों को इस देश में ये कह सकते हैं कि अपने अपने गवर्नर से दिक्कतें थी, जबकि हमारे संविधान में गवर्नर के पास इतने राइट नहीं है कि वो राज्य की चुनी हुई सरकारों को इस तरह की तकलीफ में डाले कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। ऐसे ही एक मामले में, जिसमें तमिलनाडु का मामला था, 2020 से, यानी एक सरकार को 5 साल के लिए होती है, 25 में उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, फिर वो नए चुनाव में होगी, और 2020 से उसके बिल गवर्नर के यहाँ पेंडिंग पड़े थे। और जब हद हो गई, मतलब महीने, साल, सालों ये जब गुजरने लगे, तो वो कोर्ट आए। क्या करते? सुप्रीम कोर्ट आए कि भाई इसको आप संविधान की रोशनी में इसको व्यवस्थित कीजिए, ये तो अव्यवस्था फैला रहे हैं। अगर चुनी हुई सरकार अपने बिल ही नहीं अपने कार्यकाल में पास कर पाएगी तो काम क्या करेगी? यही तो उसका काम है। एकदम जरूरी सवाल था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी सरकार को और जो भी संबंधित है उनको नोटिस दिया, गवर्नर को, और पाया कि वो बिल्कुल ही गलत कर रहे थे। तो उन्होंने इस बीच उन बिलों को राष्ट्रपति के यहाँ भेज दिया। अब राष्ट्रपति के यहाँ पड़े हुए हो, तो फिर चूंकि एक 142 जो सेक्शन है उसमें कंप्लीट जस्टिस करने का प्राविधान सुप्रीम कोर्ट के पास है, उसके तहत इस मामले में उन्होंने, चूंकि एक अव्यवस्था थी, एक फेडरल स्ट्रक्चर में पूरी पूरी अव्यवस्था थी कि अगर पूरी सरकार के कार्यकाल में आप बिलों को राष्ट्रपति और गवर्नर के बीच झुलाते रहेंगे, और इसका दादागिरी, आपकी बेशर्मी, कि एक तो आप पाप कर रहे हैं, चुनी हुई राज्य सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं, उसके बिल रोक ले रहे हैं इधर से उधर टेक्निकलिटीज में,
और जवाब भी नहीं दे रहे, कोई कागज भी नहीं बता रहे, कोई तर्क भी नहीं दे रहे, और कोर्ट में हुआ है तो राष्ट्रपति के यहां भेज देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक व्यवस्था दी कि भाई गवर्नर कितने दिन रोक सकते हैं और राष्ट्रपति के यहाँ कितने दिन पड़ी रहे फाइल। आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ गवर्नर हो या राष्ट्रपति, ये एड एंड एडवाइस ऑफ सरकार की एड एंड एडवाइस पे चलते हैं, चाहे वो राज्य में हो और चाहे केंद्र में हो। ये संवैधानिक व्यवस्था है और राष्ट्रपति के तमाम फैसले कोर्ट्स में आते हैं। मतलब इसी 142 का ही मुझे कल एक प्रोग्राम में बताया गया कि 250 से ज्यादा बार सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षण करके फैसले दिए। राष्ट्रपति शासन जब जब लगता है, आप जानते ही, चैलेंज होता है, और उसमें इतना बड़ा मुंबई जजमेंट आया ही था। चूंकि वो सारे जजमेंट तब आए जब कांग्रेस या दूसरों की सरकारें थी, तो यही लोग जो आज छाती पीट रहे हैं और तमाम बातें कर रहे हैं, यही लोग 142 के पक्ष में थे। आज जब आपकी सरकार है और उसी के अंतर्गत एक अव्यवस्था को व्यवस्था दी गई, तो ये इतना बड़ा शोरगुल हुआ। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसको सोचने समझने के लिए हम जैसे अपने लोग जो बहुत सालों तक पत्रकारिता भले की हो, लेकिन अपने को अपूर्ण पाते हैं। और ऐसे में होता है कि हम किसी बुजुर्ग की शरण में जाएं, जिससे कुछ लोकतांत्रिक जिनके अनुभव हैं और जिनसे हम हमेशा सीखते रहे हैं, उनसे इस स्थिति का आकलन कराएं। कुछ हमको भी संतोष हो कि हम बजित तो नहीं हो रहे हैं, हम एक तरफा तो नहीं हो रहे हैं। क्या व्यवस्था है, क्या अतीत रहा है, क्या इतिहास रहा है, क्या होना चाहिए। तो ऐसे मौके पर मेरे पास जो इस तरह के आप कह सकते हैं राजनीतिक गार्जियन मेरे अपने पत्रकारिता के कार्यकाल में जो मुझे मिले और जिनसे मैं स्नेह पाता हूं और सीखता हूं हमेशा, तो सोमपाल शास्त्री जी हमारे साथ हैं। सोमपाल शास्त्री जी को हमारे बहुत से कार्यक्रमों में आप सुन चुके हैं। अभी बीच में उनको थोड़ा सा आंख में तकलीफ थी, नहीं तो मेरे तो कार्यक्रमों में वो 2-3 महीनों में एक बार आते ही थे, लेकिन वो तकलीफ थी, फिर वो बढ़ी और उसके बाद मुझे पता चला बीच में कि उनको दूसरी एक तकलीफ हो गई थी और उसकी वजह से हम लोग उनसे बात नहीं कर पाए। तो कल मैं उनको देखने उनके घर गया था, तो मुझे लगा कि शायद वो मेरी ये रिक्वेस्ट मान जाए और इस मुद्दे पर बातचीत हमसे कर लें। हालांकि वो अभी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और उनका धन्यवाद कि वो उपलब्ध हो गए। आप जानते ही हैं वो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रहे हैं। उन्होंने 2-2 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, संसद में चुनाव लड़के पहुंचे हैं और अनेक भूमिकाएं उनकी, अपने एक लंबा जीवन रहा। एक तरह से बहुत ही अध्यवसायी भी रहे हैं, बहुत पढ़ते लिखते हैं, लगातार पढ़ते लिखते रहे हैं और हर विषय पर, और कानून पर एक बार पहले भी मैं कार्यक्रम में उनके ज्ञान से लाभान्वित हो चुका हूं। तो इसलिए इस परिस्थिति में मुझे लगा कि इससे बेहतर क्या है और मेरे पास ये उपलब्धता है, तो मैं इसका क्यों नहीं उपयोग करूं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपको, नमस्कार कि आपने अस्वस्थता के बावजूद अपने को इस कार्यक्रम के लिए वो किया, उपलब्ध कराया। माफ करिएगा मैं ज्यादा लंबा वृतांत कर गया, लेकिन मुद्दा ऐसा था कि मुझे लगा कि ये सब चीजें मैं बोल लूं। अब आप समझाएं, मेरी तो समझ से परे हो गया है जी। अब आपने जो शीतल जी सवाल उठाया है वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। जहाँ तक संविधान की व्यवस्था का प्रश्न है, तो तीनों जो अंग हैं, बल्कि चारों अंग, जिसमें मैं आपके पत्रकारिता जगत को या चतुर्थ स्तंभ को भी सम्मिलित करता हूँ, चौथे खंभे को, तो इन चारों की अपनी भूमिकाएं, उनके कर्तव्य, उनके उत्तरदायित्व, उनके अधिकार, न केवल लिखित रूप में, क्योंकि सब चीज़ें लिखी नहीं जा सकती, कुछ चीज़ें विशेषकर जो उत्तरदायी पदों पर आते हैं समाज में, राजनीति में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में या पत्रकारिता के जगत में, उनसे ये आशा की जाती है कि वे उन अपने उत्तरदायित्वों का उत्तरदायित्व पूर्ण तरीके से, शालीनता से निर्वहन करेंगे। तो जहाँ तक संविधान का प्रश्न है, इन तीनों का जो कार्य विभाजन है, जो उत्तरदायित्व विभाजन है, जो कर्तव्यों का निर्धारण है, वो पर्याप्त स्पष्टता से किया गया है। तथापि ये एक डायनामिक सिस्टम होता है, एक गतिशील चीज़ होती है, सबको लिखकर नहीं कहा जा सकता। तो जो वर्तमान में आपने 2 मुद्दे उठाए हैं कि एक तो जब सर्वोच्च न्यायालय ने कोई टिप्पणी की, अभी तक उसका निर्णय भी नहीं आया, उससे पूर्व ही राजनीतिक व्यक्ति केवल सत्ता के
भ्रम में, सत्ता के घमंड में चूर होकर और इस प्रकार की मर्यादाहीन टिप्पणियां करते हैं तो वह सार्वजनिक विमर्श का स्तर नीचे करता है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। अब देखिए, जहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका है, आपने संविधान की धारा 142 का चर्चा किया, उसी प्रकार 143 और उपधारा 5 143(5) आर्टिकल, उसमें सरकार किसी भी चीज़ को संदर्भित कर सकती है सर्वोच्च न्यायालय को या उच्च न्यायालय को, और यदि उनका निर्णय आए तो उस निर्णय के ऊपर टिप्पणी करना न केवल सरकार का, न केवल किसी विधायक अथवा सांसद का, बल्कि सामान्य साधारण नागरिक का भी अधिकार है कि उस निर्णय की आलोचना कर सकता है। और हमने यह भी देखा है कि विभिन्न सर्वोच्च न्यायालय और बहुत बार विभिन्न उच्च न्यायालय, अलग अलग राज्यों के, मैं गलती से सर्वोच्च कह गया, और इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णय, उसमें कभी कभी विसंगति और मतभेद पाया जाता है। ऐसे भी उदाहरण हमारे समक्ष मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, कि बेंच बैठी 11 की तो 5 न्यायाधीश एक राय के थे, 6 एक राय के थे, परंतु जब वो निर्णय आ गया तो सबको मान्य है। हाँ, उसके बावजूद यदि जनता अथवा विधायिका, चाहे वह संसद हो अथवा राज्य की विधानसभा हो, यदि उनको यह लगता है कि ये ठीक नहीं है, वे इसकी न केवल आलोचना कर सकते हैं, परंतु उस प्रकार के घटना को आगे नहीं होने देने के लिए विधान में समुचित संशोधन करने का भी अधिकार उनको है। तो एक तो ये प्रश्न आपने उठाया, तो इस प्रकार की टिप्पणियां करना और उसमें कुछ दूसरी तरह के मोटिव इंप्यूट कर देना कि ये किसी सब्जेक्टिव कंसिडरेशन से या किसी पक्षपात के कारण ऐसा किया जा रहा है, ये सार्वजनिक विमर्श में ऐसा कहना उचित नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरा, इस प्रकार की टिप्पणियां वर्तमान में 2 स्तरों से आई हैं। एक तो सांसद महोदय हैं, उन्होंने कहा, तो निश्चित रूप से सांसद को इस प्रकार की हल्की बातें कहने से हटना चाहिए, और यदि किसी भी दल के सांसद ने ये बात कही है तो उसको, उसके दल को अनुशासित करने के लिए उसके लिए उचित निर्देश देने चाहिए कि भविष्य में वो ऐसी चीज़ नहीं करें, और शालीनता तो इस बात में, गरिमा तो इस बात में कि वो इसके प्रति खेद प्रकट करें कि मैं भावुकता में ऐसी बात कह गया, ये मेरे लिए ठीक नहीं था। तो उनका अपना कद बढ़ेगा समाज में और राजनीति में। तीसरी बात कि एक सर्वोच्च पद के ऊपर बैठे हुए जो राज्यसभा के सभापति भी हैं महोदय, उन्होंने जिस प्रकार की टिप्पणी की, हालांकि सीधे सीधे नहीं की, पर उसके निहित अर्थ और उसके उद्देश्य को समझने में आम आदमी को भी कोई व्याख्या करने के लिए ज़्यादा मस्तिष्क दिमाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। वो किस भाषा में बोल रहे थे, क्या उनका भाव था, यह उचित नहीं था। मैं तो स्वयं दोनों सदनों का सदस्य रहा हूँ और हमने सभापति देखे हैं, डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी को देखा, नारायणन साहब को देखा, फिर उसके बाद हमीद साहब को देखा, हमारे यहाँ डिप्टी चेयरमैन नस्मा हेपतुल्ला जी थी, तो वो विपक्ष का भी उतना ही सम्मान करते थे, कई बार बल्कि विपक्ष का अधिक सम्मान करते थे, उनको बोलने का समय देते थे, क्योंकि सरकार के पास तो सत्ता है, आलोचना करने का अधिकार, टिप्पणी करने का अधिकार तो जो न्यायिक व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, उसमें विपक्ष को बल्कि अधिक देना चाहिए, जिससे जो भी चीज़ हो, बिंदु जिनको सरकार माने या नहीं माने, तो उनके लिए इस तरह का कहना कि 142 धारा जो है वो तो अणुबम की भांति है कि कभी भी छोड़ दिया जा सकता है, तो निश्चित रूप से उनके पद के गरिमा के अनुरूप नहीं है। तीसरी बात गवर्नर की कही आपने, राज्यों में बहुत घटनाएं इस वर्तमान पिछले 10 वर्ष में सर्वाधिक, पहले कभी कभार हुआ करती थी, पर इन पिछले 10 वर्षों में उनकी गणना करना संभव नहीं है, चाहे वह बंगाल का मुद्दा रहा हो, चाहे वह इसका महाराष्ट्र का रहा हो या तमिलनाडु का रहा हो, सीमा पार कर दी है। और जो संविधान के निर्माता थे, इतनी विशद उसके ऊपर चर्चाएं होके सालों लगे, बड़े से बड़े दिमाग जो चिंतक थे भारत के,
और भारत का संविधान विश्व में सबसे ज्यादा विस्तृत और विशद है, इतनी धाराएं, इतना लंबा संविधान किसी देश का नहीं है। उसके बावजूद उसमें उन्होंने एक समय सीमा, एक अवधि निश्चित नहीं की थी कि कितने दिन राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल किसी भी विधेयक को अपने पास रख सकता है। वह इसलिए नहीं कि वे भूल गए थे, परंतु वे जानते थे कि इस पद पर रहने वाला व्यक्ति अपनी गरिमा और अपने उत्तरदायित्व को स्वयं अनुभव करते हुए उसको अधिक समय नहीं रोकेगा, और इसीलिए उसमें व्यवस्था बहुत की है। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं जी। जी हाँ, कि हाँ, नहीं तो वो उस समय समय सीमा रख देते उसमें। तो आज वो समय सीमा निर्धारित करने का काम, उस उत्तरदायित्व का निर्वहन सर्वोच्च न्यायालय को करना पड़ा, क्योंकि ये घटनाएं प्रतिदिन घटती चली जा रही हैं। और दिक्कत ये होती है शीतल जी कि जब मर्यादा भंग होती है, चाहे वो व्यक्ति की हो या संस्था की हो। व्यक्ति की हो तो व्यक्ति तक सीमित है, समाज की हो तो समाज के उस अंग तक सीमित है, परंतु जब सर्वोच्च न्यायालय और संसद की बात आ जाती है और इन सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए ऐसे व्यक्तियों की बात आ जाती है, तो सारे समाज की मर्यादा भंग होती है, उनके उत्तरदायित्व में कमी आती है और उससे सवाल उठने स्वाभाविक हैं, तो उससे उनको बचना चाहिए। तो उन्होंने एक समय सीमा निर्धारित कर दी। अब उल्टा सवाल किया जा रहा है कि वो विधायिका के अधिकारों को यूजर्प कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। है उल्टी बात। विधायिका के अधिकार का नकारना तो वह राज्यपाल कर रहे हैं जो विधायिका द्वारा पारित विधेयक को एक अनावश्यक सीमा तक अपने समय विलंबित रख रहे हैं, उसकी कोई सीमा ही नहीं रही। तो इसका मतलब विधायिका का, जो चुनी हुई विधायिका है, जिसको लोकतंत्र का मैंडेट मिला है, जनादेश मिला है, उस जनादेश को नकारने का आप काम कर रहे हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को विवश होकर संभवतः ये सीमा निर्धारित करनी पड़ी। और अगर मैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हाइंडसाइट, पीछे जाकर देखूं, अगर संविधान निर्माताओं को ये आशा नहीं होती कि इन ऊंचे पदों पर बैठे हुए व्यक्ति अपनी गरिमा और अपने पद के कर्तव्य का ध्यान रखें, उनके पास अधिकार ही नहीं है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो महात्मा गांधी ने कहा है। बिल्कुल ठीक। जो अधिकार आपको है, धर्म की भी यही परिभाषा है। धर्म संप्रदाय नहीं है, धर्म वह है जो आप स्वयं अपने लिए, आपको कैसा व्यवहार अपेक्षित है दूसरों से, वैसा व्यवहार आप करें। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने शायद ये बात छोड़ दी। तो अब ये बताइए, अन्याय तो जनता के साथ हो रहा है कि उनके कल्याण के लिए जो विधेयक पास हुआ है, पारित हो चुका है, उसको आप रोक कर बैठे हैं। तो जनादेश का उल्लंघन तो आप कर रहे हैं, न कि वो लोग कर रहे हैं। तो उल्टी बात है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बहुत चिंता की बात है। और सार्वजनिक विमर्श जिस निचले स्तर पर अब आया, उसे देखकर तो रूह कांपने लगती है। लगता है कि देश और लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। एक बात ये में और, उपराष्ट्रपति जी के इस तरह के डायट्राइब की मतलब वो संविधान को लेके बहुत चिंतित थे, लोकतंत्र को लेके बहुत चिंतित थे, या इसके पीछे कोई और बात है? क्या आपका बहुत अनुभव है, मैं कोई बात खुद कहूं इससे बेहतर है आपसे सुनूं। नहीं, देखिए, जहाँ तक उसके पीछे क्या उनका उद्देश्य है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं। उसको कहकर और छीछालेदर करने का अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। उसमें वह भाव अंतर्निहित है, और इसमें किसी विद्वत्ता की और किसी बहुत बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं है कि वो किस कारण से कह रहे थे। इसलिए मैं उसे अपने मुंह से कहकर अपनी और उनकी गरिमा को आघात नहीं पहुंचाना चाहता। सबको पता है वे किस लिए कह रहे थे। परंतु उस पद पर बैठे हुए, जैसे अभी ये आज से नहीं, पहले से संसद की मान्यता रही है कि संसद का कोई सा भी अध्यक्ष अथवा सभापति, चाहे वह उच्च सदन हो या निम्न सदन हो, लोकसभा हो अथवा राज्यसभा हो, विधानसभा हो अथवा विधान परिषद हो, उनके जो अध्यक्ष बने बैठे सभापति, उनका किसी भी दल से संबंध नहीं होता। वो निष्पक्ष होने चाहिए। ये बात मैं आपको उदाहरण देकर पूर्व सभापतियों के व्यवहार की बात बता चुका हूँ। हमने लोकसभा में बहुत को देखा, राज्यसभा में बहुत को देखा है। तो ये उचित नहीं है। निश्चित एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि इन पदों पर रहते हुए अपने पद की गरिमा से नीचे की बात कहने का एक प्रभाव यह होता है कि गीता में एक श्लोक आता है, वो बहुत ही सटीक बैठता है और संगत इस संदर्भ में, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जने।
यत यत आचरति श्रेष्ठ है, जैसे जैसे समाज के अग्रणी व्यक्ति नेतागण आचरण करते हैं, तत् तत् एव, उसी उसी प्रकार इतर जन है, जो अदर बींग्स हैं, सामान्य आदमी है, वह भी उसी आचरण को करता है। और दूसरी पंक्ति में इसको और स्पष्ट करके पुष्ट किया है, स यत् प्रमाणम कुरुते, वट एवर ही टेस्टिफाइज बाय हिज वर्ड्स एंड कंडक्ट, जो अपने शब्दों से, आचरण से, मनसा वाचा कर्मणा वह प्रमाणित करता है, लोकस तद अनुवर्तते, समाज उसी का अनुवर्तन करता है। तो जब ये मर्यादाएं उस स्तर के ऊपर गिर जाती हैं तो सामान्य आदमी के लिए, जिसको अंग्रेजी में बेंचमार्क कहते हैं, वो जो एक सीमा है वो नीची हो जाती है और हमेशा के लिए समाज को पतन की ओर उन्मुख करने का काम करती चूंकि है। आपका बहुत लंबा अनुभव है, तो और हम लोगों को ये मौका है कि हम उसका लाभ उठाएं, तो इसकी ये आधार पर मैं ये पूछना चाहूंगा कि इसके पहले के जो लोग हमारे देश में नियंता रहे, श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिन पर बहुत सारे इस तरह के आरोप हैं, जेन्युइन आरोप हैं, चूंकि उन्होंने आपातकाल लगाया था। राजीव गांधी के जमाने में भी शाहबानों वाले मामले पर एक बहुत ही मतलब हमारे पूरे इस तरह के मामले में एक बहुत नकारात्मक भूमिका मैं उसको कहता हूँ, पता नहीं मैं सही हूँ कि गलत हूँ, लेकिन इन दोनों चीजों पर आपसे मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा कि श्रीमती गांधी के जमाने में जैसा उन्होंने एक जुडिशियल फैसले के बाद इमरजेंसी के तौर पर किया, और उनके कई बयान भी हैं इस तरह के जो निश्चित तौर पर कहे जा सकते हैं कि ठीक नहीं है, और इसी तरह और फिर शाहबानों वाला जो प्रकरण था, इन दोनों पर आपकी टिप्पणी अपेक्षित है। देखिए, पहले मैं शाहबानों की बात करता हूँ। ठीक। शाहबानों का जो प्रकरण था वह इस्लाम में जो पद्धति है उसमें कुछ सुधार लाने की बात थी। वो जड़ता इतने दिनों से कुरीति का रूप धारण कर चुकी थी, और मुझे खूब याद है कि उस मामले में हमारे मित्र श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, जो आजकल गवर्नर हैं, पहले केरल के थे, अभी बिहार के गवर्नर हैं, उनको श्री राजीव गांधी ने, मैं प्रत्यक्ष उसका साक्षी हूँ, अच्छा। उनको यह उत्तरदायित्व दिया था कि संसद में वो शाहबानों के केस में जो चीज हुई थी उसके पक्ष में बोले। अच्छा, जो बात हो रही, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था उसके पक्ष में? जी नहीं, उन्होंने कहा था कि उस मामले में आप जो शाहबानों का दावा है उसको पुष्ट करें। वही मतलब वही बात। जी। तो उन्होंने ये बात की, और उसके बाद उन्हें राजीव गांधी ने कुछ कहा, मुझे वो ठीक से घटना याद नहीं है, परंतु उसी बात से खिन्न होकर हिम्मत की आरिफ मोहम्मद भाई ने कि उसको पद को छोड़ दिया और त्याग पत्र दे दिया कि पहले तो मुझे कहा आप इसका पक्ष लो और इसके बारे में व्याख्या करो, और फिर मुझे उस उत्तरदायित्व से निवृत्त कर दिया। उन्हें अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने छोड़ दिया। उस समय एक कार्टून निकला था शायद एक्सप्रेस में या हिंदुस्तान टाइम्स में कि आरिफ मोहम्मद खान कुर्सी को लात मारते हुए, उनके ड्राइंग रूम में अभी भी टंगा हुआ है, वो मुझे खूब से याद है। तो एक तो ये गलती हुई थी राजीव गांधी जी से। इंदिरा जी की बात आपने कही, तो उस संबंध में आपके याद हो गए कि जगन मोहन रेड्डी, या क्या नाम था उनका, जो जज थे वो उस समय, नहीं, जगमोहन लाल सिन्हा, हाँ सिन्हा, हाँ सिन्हा या शाह थे कोई जी, हाँ 24 या 25 जून को उनका निर्णय आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनको अपदस्थ कर दिया था जी। उन्होंने इस्तीफा दिया, और कुछ चीजों में इंदिरा जी ने भी कुछ चीजें ऐसी की थी, जैसे आपातकाल की घोषणा करना, वो संविधान को ताक पर रखना था जी। दूसरी बात, उन्होंने कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुपरसीड किया था दूसरों को आगे लाकर। इसी तरह सेना अध्यक्ष को उन्होंने 2-3 जो योग्य थे और जिनका दावा बनता था उनको छोड़कर एक सेना अध्यक्ष को बनाया था। तो इस तरह की जो मर्यादाहीनताएं की थी, पर उसका परिणाम उनको ठीक 2 वर्ष बाद मिल गया ना, जनता ने नकार। तो सत्ता में रहने वाले सत्ताधीशों को ये बात स्मरण रखना चाहिए कि हो सकता है आज हमारे पास बहुमत हो सकता है आज हमारी सत्ता के जोम में हम कुछ भी करते चले जाएं, परंतु ये छोटी छोटी चीजें जनता के मस्तिष्क में बैठती चली जाती हैं, और जो जमा होकर जब उनकी प्रतिक्रिया होती है और जब लोकतंत्र की अभिव्यक्ति का, मतदान का समय आता है, तो उस समय जनता संकोच नहीं करती। विश्व भर में चाहे हिटलर हो, चाहे मुसोलिनी हो, चाहे चर्चिल हो,
आप देखिए ना, चर्चिल सबसे बड़े हीरो थे दूसरे युद्ध के, और उसके बाद जब उनकी नीतियों से ब्रिटिश जनता सहमत नहीं थी, जिसमें भारत को स्वतंत्रता देने की बात भी थी, जो एटली ने अपने प्राइम मिनिस्टर एटली ने, जो लेबर के लीडर थे, लेबर पार्टी के, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित किया था, क्योंकि कि हम भारत को स्वतंत्रता देंगे। तो जो सबसे बड़े हीरो बनने वाले थे, उन्हीं को हटाकर अपदस्थ कर दिया। तो जनता को जब समझ आती है, समय लगता है जनता को समझने में, आपके पास सत्ता है और एक आज चीज ये हो एक गई। चीज जी एक चीज और आपसे क्लियर करा लें, चूंकि आप हैं तो ये लाभ उठा लें। जी ये जो हालांकि इस तरह के बहुत जवाब मौजूद है, लेकिन आपसे सुनना और बेहतर है। ये जो कहा गया कि राष्ट्रपति के मामलों में सुप्रीम कोर्ट को किसी किस्म का डायरेक्टिव देने या फैसला करने का हक नहीं है, इस स्थिति को जरा स्पष्ट कर दें दर्शकों के लिए। देखिए, आपसे सुनना बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को नहीं कोई आदेश देता। जी सुप्रीम कोर्ट जो भी विधेयक पारित होता है, तो उस विधेयक को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि समाज का या जनता का जनमत का सैंक्शन है, जी उसकी वैधता प्राप्त है, उसकी जी स्वीकृति है, तो जी राष्ट्रपति हो अथवा राज्यपाल हो, इस मामले में दोनों का कर्तव्य है कि वो उस विधेयक को के ऊपर हस्ताक्षर कर दें। और जी संविधान में व्यवस्था की है कि राष्ट्रपति अपने विवेक में या राज्यपाल अपने विवेक में यह समझते हैं कि इस विधेयक में कुछ खामी है, ये जनहित के कुछ विपरीत इसमें इस तरह के चीज़ें हैं, तो उनको वापस संदर्भित कर सकते हैं वो विधायिका को। पर जी विधायिका यदि उसको दोबारा पास कर दे, दोबारा पारित कर दे, तब न राष्ट्रपति का अधिकार बचता, न राज्यपाल का अधिकार बचता, उनको उसके ऊपर हस्ताक्षर करना होता है। जी परंतु जैसे मैंने कहा कि ये एक कमी रह गई, ये एक अभाव रह गया, ये गैप रह गया कि उसमें एक समय सीमा निर्धारित नहीं की थी। तो जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, वो आदेश नहीं करता, परंतु यदि कोई इस तरह का निर्णय है तो उसकी समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को संविधान में दिया गया है। इसमें कोई किसी प्रकार की शंका करने का प्रश्न नहीं है, लिखित प्रावधान है ये कि किसी भी चलिए। विधेयक को या निर्णय की समीक्षा उच्च सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, उच्च न्यायालय भी कर सकता है। और अगर उच्च न्यायालय के निर्णय से कोई सहमत नहीं है, चाहे वे सरकार हो अथवा कोई आम आदमी हो अथवा विपक्ष के लोग हैं, वे सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित कर सकते हैं। और ऐसे बहुत निर्णय, जैसे आपने इंदिरा गांधी का कहा, तो बहुत स्पष्ट है कि जस्टिस कृष्णा अय्यर का, एक सिंगल जज का, अकेले जज का निर्णय है, जिसको उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने अपहोल्ड किया, उसको माना। तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार संविधान ने दिया है कि उसकी समीक्षा कर सकता है, वो आदेश देने का सवाल नहीं है, वो समीक्षा कर आप सकता है। मुझे लगता है कि संविधान की फंक्शनिंग में, उसके मैकेनिज्म में कहीं कोई अभाव रह गया, कोई गैप रह गया, कोई त्रुटि रह गई, जैसे कि ये समय सीमा का निर्धारण है, ये अनुभव के बाद बात सामने आई है कि इस प्रकार तो विधायिका द्वारा पारित किए गए विधेयकों को और निर्णय को राज्यपाल या राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कभी तक रख सकते हैं। जबकि अगर मैं कहूँ तो अच्छा नहीं लगता कि ये सेरेमोनियल पद है, और उनको मंत्रिमंडल और विधायिका, चाहे वो संसद हो या यहाँ का आपकी विधानसभा हो, उनके निर्णय के अनुसार काम करना पड़ता है। उनका अपना कोई अधिकार नहीं, सिवाय इसके कि वो समीक्षा के लिए वापस विधायिका को या सरकार को उसे भेज दें। उन्हें मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, जैसे हर साल बजट के समय या नई जब लोकसभा विधानसभा चुनी जाती हैं, तो राष्ट्रपति और राज्यपालों के जो भाषण लिखे जाते हैं वो सरकार द्वारा दिए जाते हैं, उनकी अपनी राय नहीं होती, वो सरकार जी के वक्तव्य को पढ़ते हैं, इतना ही जी अधिकार होता जी है। तो इसमें आपसे कोई शंका नहीं। कार्यक्रम को आखिर करते हुए एक बार एक और चीज पूछ लें। अगर आप कोई उदाहरण, आपके पास दो दो प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का निजी तौर पर अनुभव है, आपके व्यक्तिगत रिश्ते भी उसमें बहुत कमाल के रहे, तो चूंकि आपने एक जो श्लोक गीता का सुनाया, वो ये बताता है कि जो हमारा नेतृत्व है वो जिस तरह का आचरण करने लगता है, नीचे वो चीजें फिर परकोलेट होती ही होती है। तो आपने चूंकि लोगों के साथ काम किया है जिनको हम लोग, हमारे पास जो भी अतीत है उसमें बड़ा इनका साइज नजर आता है,
तो इनके व्यक्तित्व में से कोई अंश ऐसा जो आप शेयर करना चाहें दर्शकों के लिए, जो एक उनकी मॉरल पोजीशन बताए कि ऐसी बातों पर, रिश्तों पर, जो संसदीय कार्यप्रणाली है या लोकतांत्रिक व्यवहार है संस्थाओं के बीच या इवन व्यक्तियों के बीच, दलों के बीच, उनके बारे में आपसी व्यवहार में ये सब जैसे आप कहा जाए कि बिलो द बेल्ट न जाना और सभ्य रहना, ये सब जो उनके आचरण में था, ये इनमें से कोई संदर्भ आप हमारे दर्शकों के लिए बताना चाहें तो? वैसे एक तो आप जो शीतल मुझे जी, बता रहे थे, अगर आप उसे यहाँ बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा लोग। मैं समझ गया आपकी बात को। जी, जी, वैसे तो अनेकों उदाहरण हैं, पर समय के अभाव में मैं केवल 2 का संक्षिप्त चर्चा करना चाहूँगा। जी, जी, पहली तो ये कि जब बोफोर्स और एचडीडब्ल्यू पनडुब्बी जो आई थी, जिसमें वो भारतीय एजेंट को कमीशन देने की बात फाइल के ऊपर उभर कर आई थी, हमारे दूतावास ने ये सूचना लिखकर भेजी थी। वो फाइल मैंने पढ़ी है एचडीडब्ल्यू पनडुब्बी के मामले में, जबकि इंदिरा जी ने निर्णय कर लिया था कि ये आज से आगे रक्षा मंत्रालय के या रक्षा के उपकरणों के सौदे में कभी कोई बिचौलिया नहीं होगा, एजेंट नहीं होगा। उसके बावजूद जर्मनी की कंपनी ने, जो वहाँ के सार्वजनिक उपक्रम है सरकार का, उसने लिखकर भेजा कि हम 10% दाम कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हमारा वायदा है, परंतु इसमें हमें 7% कमीशन एक भारतीय एजेंट को देना है, इसलिए हम केवल 3% की कमी कर सकते हैं। तब ये मुद्दा उभरा। और बोफोर्स का आपको मालूम है कि वो स्वीडन में वहाँ के प्रधानमंत्री रोल्फ पामे, जिनके पर हत्या भी हुई थी, उनके समय वहाँ से उभरा था, यहाँ से नहीं। उनके रेडियो ने उसको उद्घाटित किया था। तो इन दोनों मसलों के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की भूमिका पता है, उसका मुझे विवरण देने की आवश्यकता नहीं, पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं उनके साथ पूरे भारत में 86 जनसभाओं में गया और अनेक पत्रकार सम्मेलनों में उनके पास बैठा। किसी में भी उन्होंने राजीव गांधी जी का नाम नहीं लिया। सबने पूछा कि आप नाम बताइए, उन्होंने कहा अच्छा, कि इसमें सिर्फ ये है कि भ्रष्टाचार हुआ है, उसके प्रमाण हमारे पास हैं, नाम हम जांच करने के बाद बताएंगे, हमारे पास खाता है, पैसा है, कहाँ से कितना गया है वो सब सूचना है, नाम अभी हम नहीं लेंगे। लोग पब्लिक में शोर मचाते थे, भद्दा नारा लगाते थे, गली गली में शोर है, राजीव गांधी, वीपी सिंह उनको कहते थे इस प्रकार की बात मत करें। तो एक तो ये मैं उदाहरण आपको देना जी, चाहता हूँ। दूसरा, एक मेरे अपने व्यक्तिगत उसमें हुआ 1999 का चुनाव, जब मैं कृषि राज्य मंत्री था माननीय वाजपेयी जी के समय। तो बड़ौत में उनकी जनसभा थी, वो अंतिम दिन था 25 सितंबर 1999 का, जो चुनाव में हारा। तो हमारे जी, बड़ौत में वहाँ उनका बहुत बड़ा, सुबह सुबह 10:30 बजे बहुत बड़ी जनसभा थी, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ थी उसमें। तो उसमें मैंने कुछ टिप्पणी कांग्रेस के अध्यक्ष के प्रति कर दी थी, और उसमें नाम नहीं लिया था, पर कुछ कह दिया था इस तरह की बात जिससे ये तय हो जाता। मैंने कह दिया था कि ये लोग कह रहे हैं हमने गोरों को भगाया, अंग्रेजों से देश का पेट छुड़ाया। कांग्रेस का तो ये हाल ऐसा है कि उनको अपना प्रशासन चलाने के लिए भी गोरे रंग की जरूरत पड़ रही है। इस तरह की कुछ बात कह दी थी, वो शब्द मैं यहाँ नहीं आपको कहना चाहता, नाम नहीं जी, लिया। तो जी, जब मैं उन्हें छोड़ने गया विदा करने हेलीकॉप्टर पर, तो मुझे दिन कहा कि सोमपाल बेटे, तुम मेरे मित्र के पुत्र हो, बहुत अच्छा बोले, तुम्हें बहुत बधाई, परंतु आज एक बात तुम्हारे मुंह से बहुत गलत निकल गई। इस प्रकार का सांकेतिक आक्षेप भी कभी किसी विपक्ष के व्यक्ति के प्रति मत करना। तो ये थी क्या एक बात है, ये क्या थी बात एक तो अब क्या, उन चीज़ों से हमने सीखा है। आज भी जब इन प्रकरणों को याद करता हूँ तो दिल भर जाता है शीतल जी। नहीं, नहीं, ये निश्चित थी तौर पर। ये थी सार्वजनिक विमर्श की गरिमा, ये जिनसे ये हमने, ये अटल जी थे, ये अटल जी थे। ये अटल जी थे, ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। जी, 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 तो इस बहुत बढ़िया। प्रकार सीखा है लोगों को। और ये गरिमाएं मैं फिर कहता हूँ कि जो उत्तरदायी लोग हैं, चाहे वो विधायिका में हो, संसद में हो, मंत्री पद पर बैठे हो, और खास तौर से जी, राज्यपाल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, और या आपके लोकसभा के अध्यक्ष हों, ये तो ऐसे पद हैं, इनका तो दल से कोई संबंध नहीं होता है, बाकायदा लिखा हुआ है और सर्वमान्य सिद्धांत है, न केवल भारत में, पूरे विश्व में, कि जब वो उस विधायिका के अध्यक्ष होते हैं तो उनका दल से संबंध नहीं रहता। केवल एक समय उन्हें, और वो स्पीकर होते हैं हाउस के, जी, वो सदन के अध्यक्ष
या प्रवक्ता होते हैं, वो किसी दल के प्रवक्ता नहीं होते, सरकार के नहीं होते। केवल एक विशेष परिस्थिति आती है जहां उन्हें अपना मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता और अधिकार है। वह तब कि अगर मतदान के समय दोनों पक्षों में से बराबर मतदान हुआ और उस समय उन्हें अपना वोट देना हो, केवल उस समय वो अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी समय उनका अधिकार नहीं है। उनका अधिकार केवल चर्चा को संयमित करने का और उसको सुचारू रूप से चलाने का है। वे किसी दल के प्रवक्ता नहीं होते। मैं दोबारा कह रहा हूं, पुनरावृत्ति के दोष को मानते हुए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात पर, इसी नोट पर इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। और आप स्वस्थ रहें और फिर हम बातचीत के लिए उपलब्ध हों तो इससे सुंदर क्या होगा। दर्शकों सबकी ओर से सोमपाल जी को एक बार नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.